माय गुडनेस, चलो भाई छोड़ो। इस सत्र के बाद हमारे माननीय वित्त मंत्री जी उस तरफ चले जाते हैं बड़े घर में, तो आज जो मैं कहने जा रहा हूँ उसके मेरे खिलाफ वो अपने मन में नहीं रखते। Asking about your name for presidency, do you? Your name is circulating. No, those are speculative. प्रणब मुखर्जी 3 साल तक नॉर्थ ब्लॉक के वित्त मंत्रालय में बैठे रहे और अब कांग्रेस ने उन्हें इस राष्ट्रपति भवन में बैठाने का फैसला लिया। मुझे लगता है कि ही कैन बी वेरी गुड प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, मतलब इससे अच्छा और कैंडिडेट है ही नहीं, क्योंकि प्रणब बाबू का जो राजनीति है वो उनके बहुत सालों का एक हिस्ट्री है और प्रणब बाबू मैन ऑफ कॉन्सेंसस है। मतलब देखिए, जब पार्लियामेंट में इतना दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि वो टेक्स्ट बुक मैन है और कानून का जो किताबें हैं उसमें डूबे रहते हैं। राष्ट्रपति बनने की अपनी चाहत के बारे में प्रणब मुखर्जी ने कभी खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को इस तरफ इशारा जरूर कर दिया था। मुझे सुबह पैदल चलना अच्छा लगता है। अकेले अपने ख्यालों में मैं अपने 90 मीटर के बगीचे में रोज 40 राउंड लगाता हूँ, जो करीब 3.5 किलोमीटर है। राष्ट्रपति भवन में बड़े बगीचे हैं, वहाँ किसी को 40 राउंड नहीं लगाने होंगे। आखिरकार कांग्रेस प्रणब मुखर्जी की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तैयार हो ही गई। कॉम्प्लेक्स सवालों को समझते हैं, पूरे देश की हिस्ट्री की जानकारी है, मेमोरी बहुत अच्छी है उनकी, और एक अनुभवी लीडर होने के नाते उनकी इज्जत की जाती है। अगर प्रणब मुखर्जी कुछ पहल करते हैं तो उनकी सुनी जाएगी किसी भी पार्टी लीडर द्वारा। कांग्रेस के लिए प्रणब बाबू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाने का फैसला करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि केंद्र की यूपीए सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि प्रधानमंत्री हैं, उनके बाद प्रणब मुखर्जी की हैसियत नंबर 2 की थी। नहीं, हमें कभी आसान नहीं होगा प्रणब दा को छोड़ना, क्योंकि प्रणब दा इज सच अ वैल्यूएबल पर्सन फॉर अस इन द पार्टी। उनके कंट्रीब्यूशन को हम तो वी कांट इवन मेजर। हाँ, उनके लिए ऐसा लगेगा कि इट्स नॉट फेयर, बट आई थिंक प्रणब दा स्टिल गॉट सच एन एक्टिव माइंड। प्रणब मुखर्जी यूपीए सरकार के सबसे बड़े संकट मोचक माने जाते हैं। जब जब मनमोहन सिंह की सरकार किसी मुश्किल में, किसी मुसीबत में घिरी है, तब तक प्रणब मुखर्जी सामने आए हैं और उन्होंने समस्या का समाधान निकाला भी है। लेकिन अपनी आखिरी संसदीय पारी खेल रहे प्रणब मुखर्जी के प्रति कांग्रेस का भी एक फर्ज था, जो उसने पूरा कर दिया। प्रणब बाबू को जो इम्पोर्टेंस दिया गया है उसमें लगता है कि प्रधानमंत्री ना होने का, ना करने का जो आप कह रहे हैं जो डिसीजन, उसमें करेक्शन कांग्रेस भी कर ली। प्रणब मुखर्जी 50 साल से राष्ट्रीय राजनीति में हैं और उसमें से तकरीबन 40 साल उन्होंने संसदीय राजनीति की है और संविधान की भी उन्हें गहरी समझ है। ऐसे में कांग्रेस के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में प्रणब मुखर्जी से बेहतर कोई उम्मीदवार हो भी नहीं सकता था। हमारे देश में राष्ट्रपति होने के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल माइंड का जो एक फ्रेमवर्क होती है, टेक्स्ट बुक मैन का, और पॉलिटिकल कॉन्सेंसस, मतलब जो पार्टी पॉलिटिक्स है उसके ऊपर रहना और एक कॉन्सेंसस पॉलिटिक्स, क्योंकि तो जब कोalition संस्कृति आ गया है उस समय प्रेसिडेंट अगर कॉन्सेंसस मैन नहीं होगा, आज लेफ्ट पार्टीज भी उनको सपोर्ट करते हैं, बीजेपी भी प्रणब बाबू के खिलाफ नहीं है। प्रणब बाबू लेफ्ट से लेके बीजेपी और कांग्रेस से लेके मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, सबके साथ जो एक अच्छा रिश्ता है, तो मुझे लगता है कि ये प्रणब बाबू के लिए अच्छा सिर्फ नहीं है, देश के लिए भी अच्छा है। प्रणब मुखर्जी ये कह चुके हैं कि यह उनकी आखिरी संसदीय पारी है। ऐसे में कांग्रेस के पास भी ये आखिरी मौका था उनको देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठाने का।
और प्रणब मुखर्जी के पास भी ये आखिरी मौका था देश के शिखर कुर्सी पर बैठने का। ब्रेन है, एक कंप्यूटराइज्ड ब्रेन है। कैबिनेट मीटिंग में हर चीज़ मतलब 1965 में क्या हुआ था वो भी बोल देते हैं। तो इसीलिए प्रणब बाबू को कैसे प्रेसिडेंट बनाएंगे, क्योंकि वो अभी 2014 का चुनाव आ रहा है और वो स्ट्रैटेजी खुद वो बनाते हैं चुनाव का। अगर आप प्रेसिडेंट बन के तो आप AICC ऑफिस नहीं जा सकते, वो आप थिंक टैंक के मीटिंग में नहीं रह सकते हैं, तो आप कैसे करेंगे 2014 के चुनाव? Nobody is trusted in Indian politics more than Pranab Mukherjee, and he is, in my view, he is of course the keystone of the present government, but even more so, I believe that he is the keystone today of governance in India. Any problem, Pranab Mukherjee, and he is, I am sure, one of the best prime ministers which we are yet to have. राष्ट्रपति के संभावित उम्मीदवारों में प्रणब मुखर्जी का नाम इससे पहले कभी नहीं जुड़ा था, लेकिन प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में उनका नाम की चर्चा पहले भी कई बार हुई है। कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, ये दूसरा उनको एक रिग्रेट हो सकता है, लेकिन जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता है, तो उनको काफ़ी कुछ मिल गया है। एक लास्ट चीज़ नहीं मिली उनको, वो ही बोलते ही इज़ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया नेवर हैड। तो नहीं बने तो नहीं बने, लेकिन प्रधानमंत्री कितने लोग बन सकते हैं। 1984 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और प्रणब मुखर्जी उनके मंत्रिमंडल में दूसरे सबसे ताकतवर मंत्री थे। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। उसके बाद सियासी गलियारों में ये चर्चा होने लगी कि प्रणब मुखर्जी उस वक्त देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। देखिए, इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री बनने के लिए जो प्रणब बाबू ने बोले थे उसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था, और उस समय बरकत गनी खान चौधरी ने बोल दिए थे कि प्रणब बाबू वांटेड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। उस समय ये प्लेन में आए थे राजीव गांधी के साथ बंगाल से दिल्ली, और कहा जाता है कि उन्होंने मंशा जाहिर की थी कि प्रधानमंत्री उनको बनाना चाहिए क्योंकि वो नंबर 2 थे। हालांकि उनके जो करीब लोग हैं वो उस समय भी उन्होंने कहा था कि प्रणब मुखर्जी ने सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को साफ किया था कि वैकेंसी प्राइम मिनिस्टर की नहीं रह सकती है, तुरंत प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए और पॉलिटिकल डिसीजन वो बाद में लिया जा सकता है। 1991 और 2004 में कांग्रेस की अगुवाई में सरकार बनी। प्रणब मुखर्जी के पास प्रधानमंत्री बनने के दो सुनहरे मौके थे, लेकिन परिस्थितियां उनके हक में नहीं थी। केंद्र में 8 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद 2004 में कांग्रेस की अगुवाई में केंद्र सरकार बनी। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री के पद को ठुकरा दिया और मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया। मनमोहन सिंह को 110% ट्रस्ट है, प्रणब मुखर्जी पे शायद 90% ट्रस्ट है, और उनको चाहिए 110% वाला आदमी। क्योंकि प्रणब बाबू यस मैन नहीं है। प्रणब बाबू को मतलब आप रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट भी नहीं बन सकते हैं, रबर स्टैम्प प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन सकते हैं। तो इसीलिए प्रणब बाबू के बारे में एडजेक्टिव मीडिया में भी क्या छपता है, ओल्ड गार्ड, रॉयलिस्ट नहीं लिखता है। दिलचस्प बात यह है कि प्रणब मुखर्जी की कलम से ही डॉक्टर मनमोहन सिंह की नियुक्ति हुई। वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर मनमोहन सिंह। 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, उनकी मंत्रिमंडल में प्रणब मुखर्जी रक्षा मंत्री बनाए गए। किसी भी व्यक्ति के लिए अपने जूनियर के अंडर काम करना बहुत ही मुश्किल होता है, खासकर राजनेताओं के लिए, और खासकर प्रणब मुखर्जी के लिए बहुत मुश्किल हुआ होगा 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंडर काम करना। और ये उस समय कहा जाता था कि प्राइवेट में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रणब मुखर्जी को सर करके ही एड्रेस करते थे।
मुखर्जी को 5 दशकों की भारतीय राजनीति का जीता जागता दस्तावेज कहा जाता है। सियासी गलियारों में लोग इन्हें बड़े अदब के साथ दादा कहते हैं। कुछ लोग इनको प्रणब बाबू कहकर भी बुलाते हैं। तो एक पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा, राजनीति में बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है कि आपको सबको अपनी पार्टी में और अक्रॉस पार्टी लाइन्स यू हैव टू बी एबल टू गेट ऑन विद पीपल। एंड प्रणब बाबू में ये बहुत एक क्वालिटी है कि चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, वो सबके साथ काम कर सकते हैं। मैं गांव से आता हूं, मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी गांव है। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, मेरा गांव में आइए। 5 या 6 years I travels 5 kilometers on foot in the field to go to the high school. Don't teach me what is a village. पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के किरनाहर के पास 11 दिसंबर 1935 को प्रणब मुखर्जी का जन्म हुआ। प्रणब मुखर्जी ने कोलकाता यूनिवर्सिटी से इतिहास, राजनीति शास्त्र में MA और कानून की डिग्री हासिल की, जिसके बाद वो एक कॉलेज के शिक्षक बन गए। एक शिक्षक की भूमिका से जब वो ऊब गए तो उन्होंने वकालत शुरू कर दी। प्रणब मुखर्जी ने कुछ समय तक अपनी किस्मत एक पत्रकार के तौर पर भी आजमाई। प्रणब दा 60 के दशक में कांग्रेस में शामिल हुए। 1969 में वो राज्यसभा के सांसद चुने गए। राज्यसभा में प्रणब मुखर्जी पूरी तैयारी के साथ आया करते थे, जोरदार भाषण दिया करते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनके इन गुणों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और 1973 में केंद्रीय औद्योगिक विकास विभाग में उप मंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने प्रणब मुखर्जी को अपने कैबिनेट में शामिल कर लिया। नहीं, देखिए प्रणब बाबू का जो पॉलिटिक्स है, मैं कहता हूँ चाणक्य है। प्रणब बाबू स्ट्रैटेजिस्ट है। प्रणब बाबू का जो रोल है, मास लीडर नहीं है, लेकिन प्रणब बाबू इंदिरा गांधी के समय से कितने फेडरल स्ट्रक्चर में कितने चीफ मिनिस्टर्स के पॉलिटिक्स देखे हैं, नेशनल पॉलिटिक्स देखे हैं। एक बार मुझे प्रणब बाबू ने बताया था कि मेरे जीवन में ऐसे मैं देखता हूँ कि कभी मैं मिनिस्टर रहता हूँ और कभी नहीं रहता हूँ। जिंदगी ऐसी ही चलता रहता है। 1982 में प्रणब मुखर्जी पहली बार देश के वित्त मंत्री बने। इसके ठीक 2 साल बाद यानी 1984 में यूरोनमी नाम की एक पत्रिका ने प्रणब मुखर्जी को दुनिया का सबसे अच्छा वित्त मंत्री घोषित किया। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खासम खास हुआ करते थे प्रणब मुखर्जी। लेकिन 1984 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तब प्रणब दा का बढ़ा हुआ कद कांग्रेस के ही नेताओं को रास नहीं आया। तो एक दफा मैं उनके साथ बैठ के खाना खा रहा था, तो ऐसी गपशप में नहीं और भी लोग थे, कुछ कांग्रेस की बात शुरू हो गई 1950 में, 1940 में। तो उनको इतनी एक एक आदमी का नाम याद था, क्या हुआ, कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था, कहाँ पे मीटिंग हुई, क्या किसी ने, पुरुषोत्तम दास टंडन ने क्या कहा, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, और कुछ उनके दिमाग में था ये। तो किसी ने मुझे ये भी कहा था कि उनका दिमाग इंसाइक्लोपीडिया की तरह है। हालात ऐसे बने कि प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस से बाहर भी होना पड़ा। उन्होंने राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के नाम से अपनी पार्टी भी बना ली। लेकिन 1989 में राजीव गांधी के मनाने पर प्रणब बाबू कांग्रेस में लौट आए। तो उस समय राजीव गांधी के डेथ के बाद भी अरुण नेहरू, माखनलाल फतेहदार के साथ प्रणब बाबू का बहुत विवाद हुआ था। तो बार बार प्रणब बाबू के साथ ये हुआ था और प्रणब बाबू एक ही बार पार्टी छोड़ के चले गए थे। और अभी वो कहते रहते हैं कि ज़िंदगी में एक ही गलती जो मैंने किया था वो पार्टी छोड़ के जाना। मास लीडर नहीं थे, लेकिन उसमें उम्र भी कम था। राजीव गांधी की मौत के बाद प्रणब मुखर्जी देश के प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदारों में थे। लेकिन समीकरण कुछ ऐसे बदले कि पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बन बैठे। हालांकि पीवी नरसिम्हा राव ने 1995 में प्रणब मुखर्जी को देश के विदेश मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी। दो 2004 की यूपीए सरकार में प्रणब मुखर्जी को रक्षा मंत्री का जिम्मा मिला। 2009 जनवरी में प्रणब मुखर्जी देश के दूसरी बार वित्त मंत्री बने। लंदन की पत्रिका इमर्जिंग मार्केट्स ने
प्रणब मुखर्जी को 2010 में एशिया के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के तौर पर शुमार किया। श्री प्रणब मुखर्जी सार्वजनिक कार्य,